हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एकदम मस्त तरीके से। तो आई होप कि इससे पहले कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो है उसको ज़रूर से देखा होगा। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो आज का जो सेशन है इस पर थ्री फेज़ एसी जो है इसको तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर हम एक एडिशनल टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। एडिशनल टॉपिक यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, और कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर BEE के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक नहीं भी होता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को एक बार ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा और उसको देखने के बाद ही आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है दिस इज़ पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड्स का यूज़ करके पावर मेजरमेंट हमको पढ़ना है फॉर द थ्री फेज एसी सिस्टम। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज एसी में पावर का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बताते हैं हम लोग। स्टार हो या डेल्टा हो, उस कनेक्शन के टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता, बट पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन एंड फेज क्वांटिटीज़ का एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में। तो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर होते हुए मिलेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक विल बी द ब्लॉन्डल्स थ्योरम फॉर 2 वाट मीटर मेथड। ब्लॉन्डल थ्योरम क्या होता है, क्या बताता है, 2 वाट मीटर मेथड उससे कैसे आता है वो समझते हैं। दूसरा जो है दैट विल बी द अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड, कि कितने प्रकार के लोड के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी द पावर मेजरमेंट ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड स्टार कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम। स्टार कनेक्टेड का एक वैरायटी का लोड जो है उसके लिए हम पढ़ेंगे कि पावर मेजरमेंट 2 वाट मीटर की मदद से कैसे किया जाता है। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट, बिना देरी किए, और मस्त तरीके से कंटेंट को एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग है कि थ्री फेज एसी सिस्टम्स के अंदर अब हमको पावर भी मेजर करना होता है ना। पावर भी मेजर करना होगा, हो सकता है कनेक्शन का टाइप स्टार होगा, डेल्टा होगा, एनी केस। तो अब ये पावर जो है वो कैसे मेजर होगा, थ्री फेज का सिस्टम है, बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, दोनों ही कंडीशन पे पावर मेजरमेंट करना पड़ सकता है आपको। तो इसके लिए जो बेसिकली जो थ्योरम फॉलो किया जाता है दैट इज द ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ठीक, ब्लॉन्डल थ्योरम जो है वो इस पर डील करता है। So we will start with the same Blondel's theorem. Blondel's theorem for power measurement. For power measurement. तो पावर मेजरमेंट के रिस्पेक्ट पर देखेंगे हम लोग कि ब्लॉन्डल थ्योरम क्या बताता है। ब्लॉन्डल थ्योरम का यूज़ बेसिकली पावर सिस्टम्स के अंदर भी आप करते हैं और पावर मेजरमेंट में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉन्डल थ्योरम जो है वो ये बताता है कि आपके पास कितने फेज का सिस्टम है और उसके आधार पर कितने वाट मीटर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे टू मेजर द ओवरऑल पावर। ठीक, जरूरी नहीं है कि पूरे थ्री फेज का सिस्टम हो या टू फेज का सिस्टम हो या एन फेज का सिस्टम हो तो उतने एन नंबर ऑफ वाट मीटर लगाए जाएं। हो सकता है कि कभी उससे कम नंबर ऑफ वाट मीटर से भी आपका काम बन जाए। तो ये पॉसिबिलिटी जो है इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के लिए बना है ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम, जो बताता है कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द ब्लॉन्डल्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू द ब्लॉन्डल्स थ्योरम द मिनिमम नंबर ऑफ the minimum number of watt meters the minimum number of watt meters required for the for the measurement of power, the minimum number of watt meters required for the measurement of the minimum number of watt meters required for the measurement of power in n phase in n phase unbalanced unbalanced system. In n phase unbalanced system is n, and for n phase n phase balance system is n minus 1.
तो ब्लॉन्डल थ्योरम ये बोलता है कि जरूरी नहीं है आपको n नंबर ऑफ फेज के सिस्टम के लिए n नंबर ऑफ वाट मीटर लगाना पड़ जाए कि 6 फेज का सिस्टम है, 6 वाट मीटर लगा दिया पता चला, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उससे कम में काम बन जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम, कि आपका सिस्टम जो है इफ़ इट इज़ अ सिमेट्रिकल और बैलेंस सिस्टम या अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस सिस्टम है, उस आधार पर नंबर ऑफ वाट मीटर्स तय होते हैं। तो अगर आपके पास n फेज का एक अनबैलेंस सिस्टम है, सो इन दैट केस यू विल नीड n नंबर ऑफ वाट मीटर्स टू मेजर द टोटल पावर। लेकिन अगर आपके पास n फेज का बैलेंस्ड सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम के केस में आपको n नंबर ऑफ वाट मीटर नहीं चाहिए, n-1 नंबर ऑफ वाट मीटर से भी बात बन जाएगी। तो अगर 3 फेज का सिस्टम है तो आपको 2 ही वाट मीटर लगाने पर भी आपका काम बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2 वाट मीटर मेथड जो होता है वो बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस सिस्टम दोनों के पावर मेजरमेंट कर सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको नोट करवा देता हूँ। सो देयरफॉर the 2 watt method 2 watt meter method is employed for the power measurement of balanced or unbalanced 3 phase AC system 3 phase AC systems। ठीक है, ये पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है इससे। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी में ये जो आखिरी में मैंने जो पॉइंट लिखा है इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है नॉर्मली, इसके ऊपर एमसीक्यू सवाल बनता है कि भाई बैलेंस सिस्टम या अनबैलेंस सिस्टम है तो 2 वाट मीटर मेथड यूज हो सकता है या नहीं, हो सकता है, डेफिनेटली वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 वाट मीटर से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं पावर का। अब कैसे ये मेजरमेंट करता है उस तक आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कितने टाइप के लोड्स के लिए हम पावर मेजरमेंट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग इज द टाइप्स ऑफ लोड्स the types of load connected systems। जब पावर मेजरमेंट की बात होती है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोड जो लगा हुआ है वहाँ पे वो किस टाइप का लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये बैलेंस और अनबैलेंस की बात नहीं है, इसके साथ साथ पावर फैक्टर वाइज लीडिंग पावर फैक्टर है या लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, ये पता होना ज़रूरी है। तो कितने टाइप के हो सकते हैं ये देखिए, सबसे फर्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड, स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे स्टार कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड। अच्छा, ये 2 वैरायटी हो गए स्टार कनेक्शन में। अब डेल्टा में भी ऐसे ही 2 वैरायटी होंगे। थर्ड पे आप लिखेंगे डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड whereas the last one is also delta connected leading power factor load। तो मतलब हमको इनके पावर फैक्टर की कंडीशन से बेसिकली ये समझ में आ गया कि ये इंडक्टिव टाइप के लोड होंगे या कैपेसिटिव वैरायटी के लोड्स होंगे। ठीक है, इतना पॉइंट्स हमको क्लियर हो गया कि जब लिखा हुआ है स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड तो बाय डिफॉल्ट वो इंडक्टिव लोड होगा जो कि स्टार फॉर्मेशन में जुड़ा होगा। ठीक, वैसे स्टार कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड, सिमिलरली डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड मतलब डेल्टा का कनेक्शन फॉर्मेशन होगा और अंदर जो एलिमेंट होगी या जो लोड होगा दैट विल बी इंडक्टिव टाइप लोड। डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड का मतलब कि कनेक्शन उसी तरीके का है, डेल्टा फॉर्मेशन का है, लेकिन जो लोड है आपका वो कौन सा है, कैपेसिटिव नेचर का लोड है। तो इतने वैरायटी के लोड्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको पावर मेजरमेंट करना हो। अब कैसे पावर मेजरमेंट करेंगे, कोई भी एक आध एग्जांपल उठाते हैं यहाँ से। स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड आज की क्लास का मेन टॉपिक रहेगा, उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। तो हेडिंग डाल लेते हैं कि स्टार कनेक्टेड
हेडिंग डालते हैं यहाँ पर स्टार, स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। वैसे आप एक्सप्रेशन कोई भी उठाएं, स्टार कनेक्टेड, लैगिंग, लीडिंग, इन सब का एंड रिजल्ट एक ही है। इन सब से पावर की एक्सप्रेशन, पावर की वैल्यू वही आएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इवन फॉर स्टार सेम विल बी फॉर डेल्टा ऑल्सो। तरीका अंदर डेरिवेशन करने का अलग हो सकता है, बट एट द एंड जो एंड रिजल्ट आपका आएगा वो उतना ही आएगा। वो मेजर करके पावर आपको वही दिखाएगा कि √3 ऑफ VLIL cos phi, अगर एक्टिव पावर बताएंगे तो। MCQ अगर पेपर होगा तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। चलिए देखते हैं। तो स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर स्टार कनेक्शन का एक डायग्राम जो है वो शो करता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो है ये आप देख रहे हैं। डायग्राम को पहले ध्यान से देख लीजिएगा। इस बार लोड बन रहा है, डेरिवेशन के समय मैंने आपको जनरेटर वाइंडिंग्स बताया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लोड बन रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको अननोन लोड के फॉर्म में ऐसा शो कर देते हैं। लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, ये एक हो गया। और सेम ऐसे ही यहाँ पर बना देते हैं एक। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ओके, चलिए बढ़िया। अब इस पे जरा वॉट मीटर लगाते हैं। लेट्स सी इनके टर्मिनल्स जो हैं वो कैसे लगे होंगे वो समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक छोटा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम 2 वॉट मीटर लगाने जा रहे हैं ना, हम 2 ही वॉट मीटर से पूरा 3 फेज का मेजरमेंट करने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे किसी ना किसी एक सेगमेंट को तो कॉमन लेना पड़ेगा। वो कॉमन सेगमेंट जो है, वो कॉमन सेगमेंट जो है मैं बी फेज को बनाने जा रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, तो चलिए नेमिंग करके बता देता हूँ मैं सबसे पहले कौन कौन से सेक्शन कहाँ कहाँ पर है। दिस इज माई आर फेज, दिस वन इज द वाई फेज, और ये जो यहाँ पे मैंने बनाया दिस इज माई बी फेज। सभी के अक्रॉस इम्पिडेंस मैंने लगा रखा है, इम्पिडेंस ZPH। अच्छा, एक बात आप ज़रूर से नोटिस करिएगा कि इम्पिडेंसेस हमेशा फेज में रहेंगे। और मैंने आपको स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन कहीं पे भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया कि इम्पिडेंस को फेज से लाइन में बदला जा सकता है या लाइन से फेज में बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इम्पिडेंसेस फेज टू फेज के फॉर्म में ही रहेंगे हमेशा। आपको अगर कैलकुलेशन में इनको यूज़ करना है तो आपको बाकी के डेटा को इनके फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, फेज के फॉर्मेट में। चलिए, जब कैलकुलेशन पे जाएंगे तो बात करेंगे इस बारे में। अभी फिलहाल ये कंडीशन देखते हैं कि मैं 2 वॉट मीटर लगाने जा रहा हूँ। वॉट मीटर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि वॉट मीटर के अंदर 2 ऐसी कॉइल्स होती हैं। एक पहली जो कॉइल होती है इसको हम लोग बोलते हैं करंट कॉइल, जिसको जिस ब्रांच में करंट आपको मेजर करना है उसके साथ लगाया जाता है। और जो दूसरी कॉइल होती है, द सेकेंड वन इज नोन एज द प्रेशर कॉइल। दूसरी वाली जो कॉइल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द प्रेशर कॉइल ऑफ द वॉट मीटर। ठीक है, दिस इज PC। प्रेशर कॉइल को ही कई बार पोटेंशियल कॉइल भी बोल दिया जाता है। कारण ये होता है कि ये पोटेंशियल मेजर करता है। तो जिन 2 एंड्स के बीच में इसको आपने जोड़ रखा है, जिन 2 एंड्स के बीच में इस प्रेशर कॉइल को आपने जोड़ रखा है, उन्हीं 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल जो है वो ये बताएगा। जबकि ये जो कॉइल कहलाती है, दिस इज ये येलो कलर से जो मैंने शो किया, दिस इज CC, करंट कॉइल, जो कि करंट मेजर करेगी ऑब्वियसली। तो इसी करंट और वोल्टेज के हेल्प से आपका वॉट मीटर जो है वो आपको आउटपुट बताता है, और आउटपुट जो बताएगा वो एक्टिव पावर के फॉर्म में बताएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आउटपुट हमेशा एक्टिव पावर के फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए वॉट मीटर आपको वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर जो है वो बताता है आपको। ठीक, बेसिक आउटपुट। फिर हम बात करेंगे रिएक्टिव पावर भी यहाँ से कैसे मिलता है हमको। चलिए ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई। तो वॉट मीटर के बारे में ज़रा सा मैंने आपको बताया, इसको आप साइड पर रखते हैं। और अब हमको क्या करना है पता है, यही वॉट मीटर हमको ड्रॉ करना है। ऐसे 2 वॉट मीटर्स लगाने हैं हमको यहाँ पर, किसी भी 2 फेज में, और किसी एक फेज पर कॉमनली हमको उनका पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल जो है उसको इस्टेब्लिश करना है।
तो सबसे पहला काम ये कर देते हैं कि यहाँ पे करंट कॉइल बनाते हैं पहली वॉट मीटर के लिए। सो फर्स्ट वॉट मीटर का करंट कॉइल मैंने यहाँ लगा दिया। इसी वॉट मीटर का प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल जो है वो अब मैं लगाने जा रहा हूँ। तो कहाँ इसको कनेक्ट करूँगा? इसको मैं कनेक्ट करूँगा टू दिस बी फेस। बी फेस को मैंने एज अ कॉमन टर्मिनल रखा है, ये ध्यान रखिएगा। कॉमनली यहीं पे सबका प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन जो है वो बनेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट वॉट मीटर, ये पहला वॉट मीटर कनेक्ट हो गया। दूसरा वॉट मीटर भी ऐसे ही बनाते हैं। तो सेकेंड वॉट मीटर, करंट कॉइल, और इस सेकेंड वॉट मीटर की प्रेशर कॉइल। दिस इज आवर सेकेंड वॉट मीटर W2। ये आ गया हमारा वाई फेस, ये आ गया हमारा आर फेस। ठीक है, ये वॉट मीटर W1, ये वॉट मीटर W2। ये इसकी करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, इसका भी करंट कॉइल और इसका प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वॉट मीटर का कनेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दिस इज इट्स करंट कॉइल, दिस इज इट्स प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी करंट कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है। ठीक है, तो अब अगर हमको ये जानना है कि कौन से वॉट मीटर का करंट कॉइल कौन सी करंट दिखा रहा होगा, तो पहले एक काम करते हैं कि करंट्स वोल्टेजेस सबका नोटेशन लिख लेते हैं इस लोड के लिए। तो लोड के लिए अगर मैं नोटेशन लिखूंगा तो देखिए यहाँ से, अब चूंकि ये लोड है तो करंट बाहर से अंदर की तरफ आनी चाहिए। दिस विल बी IR, लाइन करंट। यहाँ पर होगा न्यूट्रल, इस जगह से होगा IY, और यहाँ पे होना चाहिए IB। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए इस तरफ? यहाँ का जो वोल्टेजेस है इन दोनों सेगमेंट्स के बीच का, इधर होगा VRY, बाहर होगा VRB, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इन दोनों के बीच का वोल्टेज होगा VBY या VYB। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल। कौन से वोल्टेजेस होंगे? ये सब लाइन वोल्टेज होंगे। बाय डिफॉल्ट हमको समझ में आ रहा है ना, लाइन टू लाइन पोटेंशियल से, तो इसको आप लाइन वोल्टेज ही मानेंगे। ये सब लाइन वोल्टेज, और ये सब लाइन करंट थे जो मैंने बताया। अब इनर सेगमेंट पे आप चाहें तो फेज वोल्टेज, फेज करंट लिख सकते हैं, बट फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इधर से आप लिखेंगे IRN, इधर आप लिखेंगे IYN, और इस तरफ लिखेंगे IBN। ऐसे ही वोल्टेजेस को भी एक्सप्रेस कर लेंगे कि VRN, VYN, VBN। ठीक, चाहे तो लिख सकते हैं, बट फिलहाल क्वेश्चन में, मतलब इस सर्किट को देख के इतना तो समझ में आ गया हम लोग को कि वॉट मीटर की करंट कॉइल हो चाहे प्रेशर कॉइल हो, ये हमेशा इसकी लाइन क्वांटिटीज को ही मेजर कर रही है, अंदर फेस क्वांटिटी नहीं देखने जा रही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वॉट मीटर कहाँ लगाओगे आप? बाहर जो टर्मिनल मिलेगा आपको मशीन के बाहर, वहीं पर लगाओगे ना। मशीन के स्टेटर को खोल के उसके अंदर जाके उसकी 3 फेज वाइंडिंग से थोड़ी ना आप जोड़ रहे हैं कि आपको फेज करंट, फेज वोल्टेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप इसका जो आउटर मोस्ट सेगमेंट पे जो टर्मिनल के पॉइंट्स आए हैं, यहीं पर आप जोड़ेंगे अपना वॉट मीटर, और जब आप यहाँ पे वॉट मीटर कनेक्ट करेंगे तो जो करंट या वोल्टेज ये दिखाएगा वो लाइन क्वांटिटी के फॉर्म में रहेगा। क्लियर ये वाला पॉइंट? चलिए, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये वॉट मीटर्स की रीडिंग जो है वो क्या क्या आ रही होगी। लेट अस सी कि वॉट मीटर W1 जो है वो क्या रीडिंग शो कर रहा है। सबसे पहले लिखते हैं रीडिंग ऑफ W1। अब W1 यहाँ से क्या रीड कर रहा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। W1 का करंट कॉइल क्या रीड कर रहा होगा? तो लिखिए, इसका CC जो है वो दिखा रहा है करंट IR, इसका करंट कॉइल जो है वो IR करंट दिखा रहा है। ठीक, और इसका PC जो है वो कौन सा वोल्टेज दिखा रहा है? VRB। सो देयरफॉर वॉट मीटर W1 की रीडिंग आ जानी चाहिए VRB इंटू IR इंटू cos phi। अब जब मैंने यहाँ लिखा cos phi, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये phi किसके बीच का एंगल है? वोल्टेज और करंट का। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी वोल्टेज और करंट है, यहाँ पे कौन सी वोल्टेज करंट के बीच का ये एंगल है? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे phi जो है, यहाँ जो हम लोगों ने phi अभी लिखा, इट इज द एंगल बिटवीन VRB एंड IR। स्पेसिफिक होना चाहिए आपको एकदम स्पेसिफिकली क्लियर होना जरूरी है कि फाई किसके किसके बीच का एंगल है, क्योंकि पूरा खेल अभी इसी के ऊपर बेस होगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि वॉट मीटर W1 की रीडिंग जो है वो इतनी दिख रही होगी अभी।
ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं देखिए बैलेंस सिस्टम मैंने अज्यूम करवा दिया आपको, शायद मैंने लिखवाया नहीं ऊपर, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि अज्यूमिंग अज्यूमिंग अ बैलेंस्ड थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, इतना डेटा जरूर से लिख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन बेस्ड है कि हम बैलेंस सिस्टम के लिए डिराइव कर रहे हैं, इस बात पे बेस्ड है। ओके, तो यहाँ से हमको वॉट मीटर W1 की रीडिंग को अगर लिखना हो और थोड़ा क्लियर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा VL इंटू IL इंटू कॉस फाइव। 5 1 लिख लीजिए आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि पहला वाला फेज एंगल इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में निकालना है। ठीक है, यहीं पर रोकते हैं, इस डेटा को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब जरा सेकंड रीडिंग पर आते हैं, वॉट मीटर W2 की रीडिंग पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं कि रीडिंग ऑफ वॉट मीटर W2। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन ये यकीन मानिएगा सेकंड डेरिवेशन में आपको बहुत कम समय लगेगा। अगर इसको आपने बहुत अच्छे से देख लिया ना और बढ़िया से समझ गए, तो सेकंड डेरिवेशन में इसका 1/3 टाइम खाली लगेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा सेकंड डेरिवेशन बनाने में, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। तो W2 की रीडिंग क्या मिलेगी आपको, करंट कॉइल क्या रीड कर रहा होगा बताइए, और प्रेशर कॉइल जो है वो क्या रीड करेगा। तो भाई W2 का करंट कॉइल रीड करेगा IY और प्रेशर कॉइल रीड करेगा VYB। ये रीड कर रहा है IY और ये रीड कर रहा है VYB। क्लियर है? ये दोनों की अगर रीडिंग मिल गई तो बताइए टोटल वॉट मीटर का रीडिंग क्या होगा फिर। तो वॉट मीटर का रीडिंग होगा W2 इज इक्वल्स टू VYB इंटू IY इंटू कॉस फाइव। हाँ, और फाई का मतलब इसको आप कॉस फाई 2 लिख लो, ताकि ध्यान रहे कि फाई 2 जो है इट इज द एंगल बिटवीन VYB एंड IY। अब यहीं पर आपको उस फेजर की जरूरत पड़ेगी जो डिटेल्ड फेजर मैंने आपको एक दिन पहले की क्लास पे बताया था। डिटेल्ड फेजर मैंने बताया था जिसमें याद होगा आपको ऐसे सितारा बन गया था, ऐसे स्टार बन गया था, उस फेजर की जरूरत पड़ेगी आपको इसको अगर सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से तो। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि W2 इज इक्वल्स टू VL IL कॉस फाइव। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे वॉट मीटर जो हैं वो एक एक फेज का पावर एक्सप्रेशन जरूर बता रहे हैं। किस फॉर्म में बता रहे हैं, कॉस फाई यानी कि एक्टिव पावर के फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक है, वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर के फॉर्म में ये लोग अपनी रीडिंग्स जो है वो बता रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ का टेंशन है कि हमको ये फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू नहीं पता। अगर ये पता चलेगी तभी जाके क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा कि ये रीडिंग की वैल्यू कितनी है असल में। तो चलिए ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू चाहिए ना। हमको चाहिए फाई 1, दैट इज द फेज एंगल बिटवीन किससे किसके बीच का एंगल है, ये VRB और IR के बीच का एंगल है। वैसे फाई 2 किसके किसके बीच का एंगल है, VYB और IY के बीच का एंगल है। तो जरा आप याद करिए कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अगर आप फेजर बनाए थे पिछली बार तो कैसा फेजर बना था यहाँ पे। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस पॉइंट पे आपको याद आएगा कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम पे जो फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं वो वोल्टेजेस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ड्रॉ करते हैं। क्यों, क्योंकि VL इज इक्वल टू √3 VPH का रिलेशन आता है, डायरेक्टली इक्वल का रिलेशन नहीं है। और करंट जो है उसका केस क्या है इस बार, लैगिंग पावर फैक्टर, तो करंट को आप वोल्टेज से पीछे चलता हुआ दिखाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपने बना दिया VNR, या इसको उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा VRN, VYN, VBN। ठीक, इन सब के बीच कितने का एंगल, 120 डिग्री का एंगल। इस सब जगह 120 डिग्री 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इनका आप नेगेटिव फेज बनाइए, इधर ये इस तरफ आ गया। ठीक है, और ये तीसरा वाला एक्सटेंड किया आपने, इधर आ गया। इसका नाम क्या क्या हो गया, दिस इज VNB, या माइनस VBN लिख लो, आपके ऊपर है, आप नाम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। माइनस ऑफ VYN लिख लो आप, या VNY लिख लो, माइनस ऑफ VRN आप लिख सकते हो। इसके बनते ही हमारे पास यहाँ पे कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया, 60 डिग्री का डिफरेंस आया।
ठीक है, ये सभी का एंगल जो है वो कितने डिग्रीज का आया, ऑल ऑफ दीज आर ऑफ 60 डिग्री एंगल, ये सब के सब 60 डिग्री के एंगल पर है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए इन सभी के रिजल्टेंट को ट्रेस करना था। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जब मैं करंट ट्रेस करूंगा तो करंट कैसे बनाऊंगा इसको समझना है। तो भाई देखिए, वी आर एन है फेज की वोल्टेज, तो जो फेज की करंट होगी इससे लैग करेगी, कितने डिग्री से नहीं पता, लेट अस अज्यूम कि 5 डिग्री से लैग करेगी, बट लैग करती हुई दिखाओगे ना आप यहाँ से, तो यहाँ से लैग करते हुए आप दिखाओगे। चलो ठीक, आखिरी में ड्रॉ करते हैं करंट पे, एक काम करते हैं पहले सबका रिजल्टेंट फेज जो है वो बना लेते हैं, सभी का रिजल्टेंट जो है वो ट्रेस करते हैं जरा। इनका रिजल्टेंट यहाँ पे बन रहा है, हाँ देखिए, बाकी की क्वांटिटीज का रिजल्टेंट जो है वो भी बना लेते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, ये देखो कंप्लीट डिटेल्ड फेजर में बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब सभी क्वांटिटीज का नाम जो है वो एकदम प्रॉपरली हमको के अंदर फिक्स करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते जा रहे हैं हम लोग, और सबका पूरा डिटेल्ड फेजर दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन वोल्टेज बन गया, यहाँ पर एक लाइन वोल्टेज बन गया, यहाँ दूसरा लाइन वोल्टेज बन गया। ये सभी के सभी लाइन वोल्टेजेस हैं, कुछ फेज के हैं कुछ एंटी फेज के हैं। ये तो फिलहाल हमको किससे मतलब है, देखिए जब ये आपने जब ये लाइन वोल्टेजेस को रिजल्टेंट के फॉर्म में ट्रेस किया ना, तो एंगल कितने कितने में बाइफरकेट हुआ, यहाँ एंगल का बाइफरकेशन कितने डिग्रीज का हुआ, 30 डिग्री, 30 डिग्री। इधर भी सेम, सभी जगह 30 डिग्री में बाइफरकेशन हो गया। ये देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे भी ये सब जगह ये पूरा 30 डिग्री ईच में बाइफरकेट हो गया। ठीक है, ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं, ये बना चुके हैं ऑलरेडी, बस इसी का यूज करना है आपको इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने में। प्रॉपरली क्लियर दिख रहा है आप सभी को, सारा डेटा विजिबल है। अब देखिए आपको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, वी आर बी और आई आर के बीच का एंगल चाहिए, तो करंट तो मैंने बनाया नहीं, चलिए करंट बना के दिखाता हूँ आपको, करंट कहाँ पे बनेगी। करंट की फेजर जब आप बनाओगे ना, तो करंट देखिए कैसे ट्रेस करेंगे, इससे बना लेते हैं, इस कलर से, नहीं इस कलर से तो हम लोग रिजल्टेंट बनाए ना, चलो येलो कलर से करंट को शो करते हैं। तो ये फेज की करंट जो है अपनी लाइन की करंट से कुछ डिग्री पीछे चलेगी, लैग करेगी, कितना डिग्री पीछे चलेगी नहीं पता, बट पीछे चलेगी। तो वी आर एन, उसके बाद वी वाई एन, इसकी करंट भी इससे कुछ डिग्री पीछे चलेगी। ठीक है, फिर वैसे ही वी बी एन से इसकी करंट कुछ डिग्री पीछे चलेगी। एस, नाम लिख लेते हैं इसका, दिस इज आई आर एन, कितने डिग्री पीछे, 5 डिग्री पीछे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आई वाई एन, ये भी कितने डिग्री पीछे चल रही है, दिस इज ऑल्सो 5 डिग्री बिहाइंड, इसका नाम है आई बी एन, और ये भी 5 डिग्री पीछे चल रही है अपने रेस्पेक्टिव क्वांटिटी से। इस बार करंट और वोल्टेज का फेजर एक साथ। चलिए तो जूम करें थोड़ा सा ताकि करीब से आपको दिखे। हाँ जी, अभी तक मैंने ये वोल्टेजेस का नाम नहीं लिखा है, अब आप देखिए कि आई वी आर एन और वी एन बी के बीच में क्या आएगा, वी आर बी आ सकता है क्या, वी आर एन और वी बी एन या माइनस वी बी एन के बीच में क्या आएगा, वी आर बी आएगा, या वी बी आर जिसको आप बोल रहे हो, लिख सकते हो आप यहाँ पे वी बी आर, वी बी आर लिख सकते हो क्या, या वी आर बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हो क्या। चलो ठीक है, इसको वी आर बी ही लिखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट इट एज वी आर बी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपको वी आर बी और आई आर के बीच का फेज एंगल कितना दिखता है, तो आपका सबसे पहला आंसर ये होगा कि सर यहाँ आई आर कहाँ है, सर यहाँ तो आई आर दिख ही नहीं रही है, आई आर एन है। तो आप थोड़ा सा याद करिए कि जब स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए आप पढ़ते हैं स्टार के केस में, तो यू राइट आई आर इज इक्वल टू आई एन आर, मतलब यह है बोलने का कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, पढ़ते हैं ना स्टार के केस में। तो जो मैंने फेज करंट लिखा है बेसिकली वो लाइन करंट भी वही है, लाइन करंट भी यहीं पर है, इतनी है। तो इस आई आर एन को आप आई आर भी तो बोल सकते हो, सिमिलरली इस आई वाई एन को आप आई वाई भी तो बोल सकते हो, और आई बी एन को आप आई बी भी बोल सकते हो, मतलब जितनी लाइन करंट है सब फेज करंट है। अब जरा ध्यान से देख करके बताइएगा इसके अंदर कि एंगल आपको कितने का दिखाई देता है। सो व्हाट इज नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर बी
एंड आई आर। तो आप देखेंगे टोटल यहाँ से यहाँ तक वी हैव हाउ मच एंगल, देखिए इस पोर्शन पर कितना एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, और यहाँ पर कितना एंगल है 5। तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। आपको कहाँ का एंगल बताना है? आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। कैसे बताएंगे? तो टोटल दिस 30 माइनस 5 कर दो, यहाँ का एंगल मिल जाएगा। तो बन गई बात, बता सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, सिमिलरली दूसरा केस जो है उसको भी देखते हैं। चलिए, सेकंड केस में आपको वी वाई बी और आई वाई के बीच का एंगल बताना है। वी वाई बी कहाँ पे होगा? वी वाई एन और वी एन बी के बीच में हो सकता है। अच्छा, तो इसका और ये आई वाई का, इनका फेज एंगल कहाँ बताएंगे? देखिए वी वाई बी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज वी वाई बी, यहाँ पर वी वाई बी, ठीक है, वी वाई एन और वी एन बी के बीच। ठीक, ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो आपको दिखता है, दिस इज ऑफ 30 डिग्री एंगल। यहाँ तक का जो पोर्शन दिखता है दिस इज 5, और जब दोनों को मिला दिया तो बन गया आपके पास टोटल फेज एंगल फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। इनके बीच का टोटल फेज एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग? 30 प्लस 5। मिल गया आंसर आपको यहीं से। तो पूरा फेजर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने ये बनाया होगा पहले, आपको ध्यान में होगा, बता लेंगे आप इससे तुरंत। ओके, चलिए भाई, तो वापस आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वैल्यू ऑफ फाई वन इज 30 माइनस 5, जबकि वैल्यू ऑफ फाई टू जो है वो है 30 प्लस 5। ऐसा लिख सकते हो आप इसको। टोटल 30 माइनस 5 की है तो फाई वन की वैल्यू आ गई, और वैसे ही यहाँ पे इतना दूर तक 30 और यहाँ का वैल्यू 5, दोनों को ऐड कर दी, टोटल फाई टू की वैल्यू आ गई। तो अब एक्सप्रेशन जो है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का समय आ गया। तो अब आप लिखेंगे W1 W2 का एक्सप्रेशन जो है वो क्या लिखेंगे हम लोग? तो नाउ W1 इज इक्वल्स टू VL IL cos of 30 minus 5 and W2 is equals to VL IL cos of 30 plus 5। ये दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों की नेमिंग कर दीजिए। किसी एक को आप इक्वेशन 1 बोलिए, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में लिख के, और आगे अब इसको सॉल्व करना है। हमको देखना है कि दोनों वाटमीटर की कंबाइंड रीडिंग क्या बताएगी, दोनों वाटमीटर की टोटल रीडिंग या कंबाइंड रीडिंग जो है उससे क्या मिलता है। तो लेट अस कंबाइन बोथ ऑफ देम, एडिंग लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमको लिखना है W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दिस शुड बी इक्वल टू VL IL ब्रैकेट में cos ऑफ 30 माइनस 5 प्लस cos ऑफ 30 प्लस 5। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर इसको ऐसा लिखते हैं तो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको। VL को मैंने कॉमन ले लिया, cos C प्लस cos B का फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में cos C प्लस cos B के फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हाँ, अगर ये ऐसा दिख रहा है आपको तो क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला पता है ना हमको, cos ऑफ C प्लस cos ऑफ